बच्चों चैप्टर 1 में आपने मैटर के बारे में पढ़ा, पदार्थ के बारे में पढ़ा, किससे मिलकर बना होता है। हमें उसी के बारे में और डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। परमाणु के इतिहास के बारे में हम जानकारी लेते हैं। प्राचीन काल से ही दार्शनिक यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि पदार्थ किस चीज से मिलकर बना है। देखो, एंशियंट टाइम्स की बात है। उस टाइम पे महर्षि कनाद हुआ करते थे और ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस। सेम टाइम की बात है अराउंड। दोनों ही सेम कंक्लूजन पर आए। महर्षि कनाद ने बोला, उन्होंने कहा कि यदि हम पदार्थ को तोड़ते जाएं तो अंत में एक ऐसा कण मिलेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। इस कण का उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एटम बोला जाता है। ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने इन्हीं अविभाज्य कण को, इनडिविजिबल पार्टिकल्स को, जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। एटम का मतलब ही क्या होता है? ऐसा पार्टिकल जिसको ना तोड़ा जा सके। उस टाइम बस ये एक थॉट था, ये एक विचार था, कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था नहीं। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जिक्र किया था। जैसे कनाद से कण वर्ड आ गया तो ये आपको याद हो जाएगा। एंड महर्षि कनाद ने ही सबसे पहले कण की बात की थी, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आ जाता है रासायनिक संयोजन का नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो नियम है, वैसे होने को तो पांच हैं लेकिन अपने सिलेबस में दो है। सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचा के रखना, कंजर्व करना। यहाँ पे कंजर्वेशन हो किसका रहा है? मास का हो रहा है। द्रव्यमान का क्या हो रहा है? यहाँ पे संरक्षण हो रहा है। समझाता हूँ क्या मतलब है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होगा ना ही विनाश होगा, ना तो द्रव्यमान बनेगा ना ही मिटेगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास बनेगा ना ही खत्म होगा, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्ट कर रहे हैं, अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं, रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ये रिएक्ट करके, अभिक्रिया करके हमें क्या देते हैं? उत्पाद देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हमें क्या देगा? CO2। तो यहाँ पे CO2 क्या है? CO2 एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है। एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन ये क्या है? ये अभिकारक और रिएक्टेंट है। याद रखना, अब यहाँ पे क्या है? दो अभिकारक, दो रिएक्टेंट है। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लास 10 में पढ़ोगे ये। तो ये हमारा क्या हो गया? रासायनिक संयोजन का नियम हो गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा सकता है? आपको जैसे कार्बन का द्रव्यमान नहीं दे रखा तो आपने x मान लिया, ऑक्सीजन का दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड का दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का हम ले लेते हैं 10। तो आपसे पूछा जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी। तो जब 10 में से 8 को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2। x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 2। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आप करके देख लेना। बाकी एज ऑलवेज अगर आपको इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए क्वेश्चन वाली तो कमेंट में बता देना मुझे। यहाँ पे उदाहरण में बता रखे, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका द्रव्यमान बराबर ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाता है रासायनिक संयोजन का अगला नियम, जो कि है स्थिर स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। क्या मतलब है इसका? कि अनुपात स्थिर रहेगा, जो प्रोपोर्शंस है वो कांस्टेंट रहेंगे। किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। कोई भी जो कंपाउंड है, अब कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट से बना होता है। तो एलिमेंट जो जुड़े होंगे एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़े होंगे, ये बताया गया है इसमें। इंपॉर्टेंट है ये। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने ये नियम दिया था, फिक्स रेशो में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है वाटर का। जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। हाइड्रोजन का जो एक एटम का मास होता है, परमाणु जो द्रव्यमान होता है एक हाइड्रोजन के एटम का, वो होता है 1U। दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2U हो गया। U है, ये ध्यान रखना। और ऑक्सीजन के एक एटम का जो द्रव्यमान होता है, एक एटम जो एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो है 16। तो अब इसका रेशो निकालोगे 2 और 16 का तो 1:8 आ जाएगा। हमेशा जो रेशो बाय मास होगा वो फिक्स ही रहेगा, चाहे पानी कहीं का हो, पीने का हो, टेप वाटर हो, बारिश का पानी हो, नदी का पानी हो, समुद्र का पानी हो, पानी तो पानी ही रहेगा, बदलेगा नहीं कभी। एग्जाम्पल बता रखा है, अगर 9 ग्राम पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन, ये बताया गया है।
इसके साथ साथ NH3 का भी एक एग्जाम्पल है अमोनिया का, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके जो पोस्टुलेट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाल्टन ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर बताया कि पदार्थ परमाणु से बना होता है। डाल्टन ने सबसे पहले साइंटिफिकली बताया कि जो भी मैटर होता है वो किससे बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, किताब में 5-6 दे रखे हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, बाकी किताब से याद कर लेना। जैसे सबसे पहला है, सभी द्रव्य परमाणुओं से बने हैं जो कि अविभाज्य होते हैं। जितने भी मैटर होते हैं सारे के सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, एंड ये जो एटम्स होते हैं ये इनडिविजिबल होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भाई एक एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम होंगे सारे सेम ही तो होंगे, वो थोड़ी बदल जाएंगे। एक एलिमेंट प्योर होता है तो सारे के सारे उसके एटम सेम ही होंगे, सेम होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। और अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ये बता रखा है। परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। अब जो कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, वो किससे बनता है, एलिमेंट से बनता है। एलिमेंट जो जुड़ते हैं वो एक होल नंबर रेशो में जुड़ते हैं, और वो भी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो में। जैसे H2O का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये जुड़े हुए हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डाल्टन के जो पॉइंट्स है ऊपर दिए गए हैं, इन्हीं पॉइंट्स में इन्होंने क्या बता दिया, जो हमने इससे पहले 2 नियम पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन ने इनको एक्सप्लेन कर दिया था। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि डाल्टन का कौन सा सिद्धांत है, कौन सा पोस्टुलेट है जो ऊपर दिए हुए जो 2 नियम है उनको बताते हैं। तो आपको वो सेम पोस्टुलेट लिखना होगा, याद रखना है ये आपको। अब बात कर लेते हैं हम, परमाणु क्या होता है, एटम होता क्या है एग्जैक्टली। हमने ये तो बोल दिया कि जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, सारे के सारे किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर मेरे को विजुअलाइज करना हो कि भाई साइज के हिसाब से बताओ कितने होते हैं, तो ये देखो, ये एक बिल्डिंग है, काफी बड़ी बिल्डिंग है, ये किससे बनी है, ईंट से। तो बिल्डिंग का सबसे छोटा हिस्सा यहाँ पे ईंट हो गया। वो ईंट किससे मिलकर बनी है, रेत के कणों से। रेत के कण से छोटा साइज होता है किसका, एक चींटी का, और चींटी से भी बहुत ज्यादा छोटा साइज होता है एक परमाणु का, एटम का। एक एटम का जो नॉर्मल साइज बता रखा है वो है 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। बहुत छोटा साइज है, आप देख ही नहीं सकते इनको आंखों से। एक चींटी का आकार 10⁻³ मीटर होता है, तो इमेजिन करो कितने लाख गुना छोटा है। यहाँ पे एन का मतलब होता है नैनो, 9 नहीं होता इस चीज का। और ऐसे भी कर सकते हो, एन का मतलब नैनो और एन का मतलब 9 होता है, तो चींटी का साइज इससे कम ही होता है। तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया कि हाँ एग्जैक्टली एटम होता क्या है। इसकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेंगे, अगर पूछते हैं तो आप ये बता देना, परमाणु किसी भी द्रव्य की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई होती है। एटम क्या है, किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है जिससे वो मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आता है तत्वों के प्रतीक। जो एटम्स है किसी भी एलिमेंट के, अब उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्या पूरा नाम लिखोगे या कोई सिंबल है, तो उसकी हम बात करते हैं। देखो पहले जो सिंबल्स लिखे जाते थे वो अलग अलग तरीके के सिंबल्स थे। जैसे आपने ये वाला सिंबल तो देखा ही होगा, मर्सिडीज का सिंबल है, ऐसा सिंबल यूज किया जाता था। या ये वाले सिंबल से तो आप वाकिफ होंगे ही, ऑडी का सिंबल है कार का, तो ऐसे सिंबल्स का पहले यूज किया जाता था, लेकिन ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। अब कितने ही सिंबल याद किए जाएंगे। तो फिर IUPAC ने एक मेथड दिया, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म बताया कि आपको कैसे किसी भी एलिमेंट का नाम याद करना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है सिंबॉलिकली। तो कुछ नहीं करना, उसके नाम से ही आपको 2 लेटर ले लेने एंड वो उसका सिंबल बन जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है इसका जो नाम है AL है। देखो फर्स्ट वर्ड जो होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, उसके बाद स्मॉल आता है। एल्यूमिनियम में आप ऐसे नहीं लिख सकते कैपिटल A और कैपिटल L, ये गलत माना जाएगा। वैसे ही जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट में पहला C जो है कैपिटल है एंड O क्या है, स्मॉल लेटर है, तो ये तो सही हो गया। लेकिन अगर कैपिटल C कैपिटल O लिख दिया तो ये इसका मतलब ही बदल जाएगा, ये हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक गैस है, काफी पॉइजनस गैस है ये। तो याद रखना,
पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होगा और दूसरा अक्षर हमेशा स्मॉल में होगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल में। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन का H हो गया, जरूरत ही नहीं और किसी चीज की। एल्यूमिनियम का Al हो गया, कोबाल्ट का CO हो गया। बाकी कुछ ऐसे नाम भी हैं जो मैच नहीं कर रहे, वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो लैटिन नेम से लिए गए। जैसे आयरन का जो ना सिंबल है वो Fe से लिया है। Fe कहाँ से आया? फेरम से आया है। फेरम का मतलब ही आयरन होता है लैटिन में, तो वहां से Fe आया है। सोडियम जो है उसका सिंबल है Na, ये किससे है? नेट्रियम से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? ये नेट्रियम से आया हुआ है। तो ये भी क्या है? एक लैटिन वर्ड है, वहां से आया हुआ है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सिंबल्स ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाता है एटॉमिक मास। परमाणु का द्रव्यमान, एटम का मास क्या होगा? अब भाई एटम तो बहुत छोटा है, उसका मास कैसे कैलकुलेट किया जाए? क्योंकि केजी में तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा है। तो हम उसको नापने के लिए जब भी हम उसको एज अ यूनिट दिखाते हैं ना, तो यू लिखते हैं साथ में। जैसे मैंने अभी इससे पहले करके दिखाया था आपको, तो बाद में यू ही लिखा था। एंड हम कंपेयर किससे करके चलते हैं? C12 कार्बन से। बस इतना याद कर लेना, इससे ज्यादा आपको नीड नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1 U है, ऑक्सीजन का 16 U है, नाइट्रोजन का 14 U है। ये याद कर लेना आप। अब परमाणु जो है, एटम जो है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इनका अस्तित्व क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में देखने को मिलते हैं हमें, अणु की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में देखने को मिलते हैं, और उत्कृष्ट गैसों की फॉर्म में, नोबल गैसेस की फॉर्म में। मेनली दो फॉर्म में ही हमें देखने को मिलता है, आयन या फिर अणु की फॉर्म में। आयन या फिर अणु या मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ज्यादातर परमाणु क्या रहते हैं? स्वतंत्र नहीं रहते। ये क्या रहते हैं? भाईचारे, मतलब कॉम्बिनेशन में रहते हैं। जैसे अणु क्या हो गया? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं? अणु बोलते हैं। हो सकता है ये सेम प्रकार के, सेम टाइप के एटम हो तो मॉलिक्यूल बन गया, या अलग अलग टाइप के एटम भी हैं तो भी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए O2, यहाँ पे O से क्या बता रहा है? ऑक्सीजन, एंड 2 बता रहा है कि दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है, अणु है। या फिर हमने अभी पहले बात करी थी H2O की, पानी की। तो यहाँ पे ये किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से। तो ये हमारा क्या, किसका एग्जाम्पल आ गया? हेट्रोएटॉमिक का। और सेम को बोलते हैं होमो एटॉमिक, एंड डिफरेंट को बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक। इस चीज का याद रखना। बस जो नोबेल गैसेस होती है, उत्कृष्ट गैसें होती है, यही सिंगल रह पाते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है, कारण क्या होता है? इनके पास कुछ खाली जगह होती है। एटम के अंदर भी ना कुछ खाली जगह होती है, ये हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है, वैसे समझा दे रहा हूं अभी। एटम के अंदर कुछ खाली जगह होती है जिनको हम कक्ष बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। अगर इनके वो शेल्स पूरे हैं तो इनको जरूरत ही नहीं है किसी किसी के साथ बॉन्ड बनाने की, किसी के साथ जुड़ने की। तो उत्कृष्ट गैसों में ऐसा ही हो जाता है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक होते हैं, एक परमाणु वाले होते हैं, एक एटम वाले होते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, तत्वों के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? अगर प्योर एलिमेंट्स ही जुड़ जाए, सेम सेम एलिमेंट जुड़ जाए, तो हमें क्या मिलेगा? उसका हमें अणु देखने को मिलेंगे। जैसे अगर सिर्फ एक ही एटम से जुड़ के बना हुआ है, अगर सिर्फ एक ही एटम से जुड़ के बना हुआ है तो उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक, एक परमाणु वाला। अगर दो एटम से जुड़कर बना हुआ है, जैसे कि ऑक्सीजन O2, तो इसको बोलते हैं द्विपरमाणु। और अगर बहुत सारे एटम से जुड़कर बना हुआ है तो इसको बहुपरमाणु बोलते हैं, जैसे कि P4 फॉस्फोरस के लिए होता है। एटोमिसिटी क्या होते हैं? एग्जाम में पूछे जाने वाले डेफिनेशन है। एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में कितने परमाणु मौजूद है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसको हम उसकी क्या बोलेंगे? एटोमिसिटी बोलेंगे। जैसे O2 लिखा है तो यहाँ पे इसकी एटोमिसिटी क्या है? 2 नंबर बता रहा है। जैसे H2O लिखा है, यहाँ पे इसकी एटोमिसिटी परमाणुकता क्या है? हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन एक या कुछ तो और है नहीं, तो यहाँ पे 2+1 हो गया, यानी कि 3 हो गया इसका आंसर। ऐसे आपको याद करना है। पॉलीएटॉमिक का एग्जाम्पल सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया बहुपरमाणु का, डायटोमिक का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हो गया। ऑक्सीजन जो है वैसे तो नॉर्मली O2 की फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन ये O3 की फॉर्म में भी पाई जाती है। O3 को जिसको हम बोलते हैं ओजोन बोलते हैं। O3 को हम क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यौगिकों के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, तो उसके अणु कैसे होंगे? जैसे पानी हो गया, तो पानी के क्या है? 2+1 हो गया, 3 हो गया।
NH3 अमोनिया है, यहाँ पर क्या है 1+3 हो गया, तो ये 4 हो गया, एटोमिसिटी इसकी 4 हो गई। जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो यौगिक का अणु बनता है। बेसिकली अलग अलग टाइप के एटम्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं एक फिक्स रेशो में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और यहाँ पे आपको मास रेशो भी लिखा हुआ है। जैसे अमोनिया का 14:3 हो गया, ऑक्सीजन का 1:8 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8 हो गया। ये आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज आयन। आयन क्या होते हैं? तो देखो आयन सिंपल सी बात है, कोई भी जब अणु, कोई भी या परमाणु जब अपने पास से इलेक्ट्रॉन ले या दे, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। आयन एक आवेशित कण है, एक क्या चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से बनता है, इलेक्ट्रॉन की लेन देन से बनता है। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन क्या है? अगले चैप्टर में बता दूंगा, इस चैप्टर में डिस्कस करने का फायदा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे दो टाइप के आयन्स होते हैं, दो टाइप के आयन होते हैं, एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। कैटायन को धनात्मक बोला जाता है, एनायन को ऋणात्मक बोला जाता है। अगर प्लस का चार्ज है इसके पास, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम कैटायन बोलेंगे, धनात्मक बोलेंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक बोलेंगे। जैसे कि क्लोरीन हो गया, इसका याद रखना है आपको। अगर ऐसे लिखा हुआ है, 2+ लिखे हुए हैं, तो इस पे 2 चार्ज हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं इसने। अगर 2+ भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कैल्शियम का, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाते हैं बहुपरमाणुक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन। ऐसे आयंस जो मल्टीपल एटम से मिलकर बने होते हैं, पॉलीएटॉमिक जो होते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे दिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। जैसे अमोनियम आयन हो गया NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया OH माइनस हो गया। अब ये माइनस प्लस का जरूर याद रखना, क्योंकि हम ना माइनस प्लस ही बराबर करते हैं हमेशा। इसके बाद एक और चीज समझेंगे जिसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला बनाना, तो वो इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट का NO3 नेगेटिव हो गया, कार्बोनेट का CO3 2 नेगेटिव हो गया, सल्फेट का हो गया SO4 2 नेगेटिव। ये आपको सारे याद करने हैं। ये जब जुड़ते हैं तभी हमें क्या देखने को मिलता है? एक कंपाउंड देखने को मिलता है। अब आ जाता है रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। आपको ये बेटर एग्जाम्पल की मदद से समझ आएगा। जैसे HCl का एग्जाम्पल है, यहाँ पे हाइड्रोजन पे भी एक प्लस होता है, क्लोरीन पे एक माइनस होता है, तो दोनों जुड़ के बना देते हैं HCl। दोनों जुड़ के क्या बना देते हैं? HCl बना देते हैं। वही H2S सल्फर का, तो हाइड्रोजन पे एक होता है, सल्फर पे 2 का होता है चार्ज, तो जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H2S आ जाएगा। समझ गए आप? हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर का, हाइड्रोजन सल्फाइड का एग्जाम्पल यही है। एक इनविजिबल होता है, तो इसलिए हम एक को कभी भी लिखते नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, जैसे कैल्शियम है OH माइनस है, अब ये पॉलीएटॉमिक आयन वाला है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ब्रैकेट में आ जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस ये गलत माना जाएगा, ये सही है, Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम के पास 3 होता है, ऑक्सीजन के पास 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Al2O3 बनेगा। तो ये क्या है? आयनिक कंपाउंड का आपका फॉर्मूला लिखने का तरीका है, ये आपको बता दिया। पॉलीएटॉमिक आयंस का हमने यूज किया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करोगे, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। आणविक द्रव्यमान बोलते हैं उसे। जैसे कि पानी का अगर मेरे को वाटर का निकालना है, तो 2 हाइड्रोजन का जोड़ लो, 1 ऑक्सीजन का। अब एक हाइड्रोजन का जो वेट होता है, एटॉमिक मास होता है, एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन का, वो होता है AQ। तो यहाँ पे कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो 16 होता है ऑक्सीजन का, 16 को 1 से गुणा कर दोगे, दोनों को जोड़ोगे तो 18U आ जाएगा। या HNO3, इसका देखो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? 1, तो 1, नाइट्रोजन का होता है 14, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 16 इंटू में 3 कर दो। जब आप करोगे तो आपका टोटल सम कितना आ जाएगा? 63U आ जाएगा। तो ऐसे आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, करके बताना मेरे को। C6H12O6, एक ये हो गया, H2SO4। मुझे इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास और आणविक द्रव्यमान कमेंट में बताना है आपको। इससे ये भी पता चल जाएगा ना कि पूरी वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे।
फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? जब आणविक द्रव्यमान जैसा ही होता है ये, लेकिन इसका उपयोग उन पदार्थों के लिए होता है जो आयनों से बने होते हैं। बेसिकली जो आयन से बने होते हैं ना, जो भी कंपाउंड, तो हम उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं। बाकी एज इट इज सेम रहेगा। जैसे कि NaCl हो गया, NaCl के केस में फॉर्मूला यूनिट मास यूज कर लिया, एज इट इज सेम है, ध्यान रखना। तो NaCl का जोड़ के क्या बता रखा है? 58.5 U होता है। तरीका आपको बता रखा है, आपको उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन वही है, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, सिंपल सा है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये थोड़ा सा देखो, ये एक्स्ट्रा में है, बट आ गया टॉपिक, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि 11th में अगर साइंस पढ़ोगे तो वहां भी पढ़ना ही है आपको। मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल संकल्पना क्या होती है? देखो, ये बेसिकली किसी चीज को नापने के लिए होता है, कैलकुलेट करने के लिए होता है, नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए होता है। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं ना, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो वैसे ही एक मोल के अंदर क्या होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। एक मोल के अंदर इतने होंगे पार्टिकल्स। जैसे एक मोल कार्बन के अंदर कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे, ये याद रखना। अब ये हो सकता है एटम भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे एक मोल कार्बन के एटम 12 ग्राम कार्बन के बराबर होता है, ये याद कर लेना। ये बस कैलकुलेशन के लिए एक्स्ट्रा है थोड़ा सा। अगर समझ आ रहा है, ठीक लग रहा है तो देख लो, वरना कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप करके आप देख लेना। मोल कंसेप्ट की कैलकुलेशन, जैसे अगर आपको मास निकालना है, पहला फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन में मोलैरिटी, मोलर मास, तो इसका अलग फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है एन बटे में दिए गए नंबर्स बटे में अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23, और एन तुम्हें दिया होता है, तो इससे भी तुम क्या निकाल सकते हो? मोल्स निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। बाकी इस चैप्टर में जितना भी है हमने पढ़ लिया है।